सीट ये लीजिए दीजिए। इसमें शायद पेज गड़बड़ है ना, इसलिए मैं इसको देना नहीं चाहता हूँ। इसमें पेज गड़बड़, वहां से लीजिए। देखो पेज गड़बड़ तो नहीं इसमें, देखिए पहले प्रिंट सही है, एक बार चेक कर लीजिए। सही है, चल इंग्लिश में सही है। अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा सही नहीं है? ये दोनों रख लीजिए। चलिए पहले बात करेंगे, देखिए आज कंप्रिहेंशन की लास्ट क्लास। पहले हम 3 क्लासेस में मेन क्या क्या पढ़े उसकी चर्चा कर लेंगे। इसके बाद आज कंप्रिहेंशन कर लेंगे, और कल के लिए मतलब जो है, अगर आप लोग करने को तैयार होंगे तो आपके ग्रुप पर कुछ सीटें आ जाएंगी, जो अगली बार उसका आंसर भी अगर चाहोगे, लेकिन तुरंत उत्तर नहीं दूंगा। आपके ग्रुप पे जैसे आज कुछ सीट आएंगी तो दूसरा सीट ले लीजिए। कौन सा मिसप्रिंट है? पैसे ये सही देखो। हाँ, ये रख लो। क्या मिला नहीं सीट आपको? इसमें से देखिए 2 पेज लेना है, ठीक है। चल एक पैसेज पिछली बार 2021 में 2021 में आया था, उस पैसेज के बारे में थोड़ी चर्चा मैं आपसे इसलिए करूंगा क्योंकि वो पैसेज 17 में भी है, वो पैसेज 15 में भी। उस पैसेज में वो पैसेज संबंधित था एजुकेशन से। किससे संबंधित था? एजुकेशन से। तो कुछ चीजें कल आपने देखा था कि अगर हमारे पास कोई ऐसा रूल आता है जिसमें हम पहले प्लानिंग के बारे में बात करते हैं, तो उसमें बात हमेशा रिसर्च की होती है। किसकी होती है? रिसर्च की होती है। तो एक पहले बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, व्हाट इज रिसर्च? क्या होता है रिसर्च? क्या है? तो आंसर आता है, रिसर्च मतलब है यदि किसी हम तथ्य या घटना का बार बार अध्ययन करते हैं तो एक नए तथ्य का निर्माण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अनुसंधान या रिसर्च कहते हैं। आप जैसे मार्कर ये है, लेकिन वर्तमान में प्रारंभ में मार्कर ऐसा तो नहीं होगा, मार्कर बड़ा सा होगा, मोटा सा होगा ना, और इसमें बढ़िया आज अच्छी स्टाइल में इसको प्रस्तुत कर दिया गया। हम लोग हेडफोन लगाते हैं तो पहला हेडफोन कैसा होता था? आप देखे होंगे वो। आज हेडफोन कैसे होते हैं? बस छोटा सा लगा लीजिए और आराम से पूरा कैच कर लीजिए। तो यदि किसी तथ्य, यानी कि मोबाइल पहले भी था, मोबाइल आज भी है, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च होती जा रही है उस मोबाइल में क्या होता जा रहा है? शोध होता जा रहा है। पहले इसकी बैटरी अगर 5-6 घंटे चल जाए तो कहते थे अच्छा फोन है। अब तो इन फोनों की बैटरी 2 दिन आराम से चल रही। कुछ ऐसे फोन आ रहे हैं जो 3-4 दिन चला ले। तो रिसर्च मतलब क्या था? अगर मैं बात करूं, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक का मतलब है री और दूसरे का नाम क्या है? सर्च। री मीन्स क्या होता है? अगेन एंड अगेन। री मीन्स क्या होता है? अगेन एंड अगेन। और सर्च मीन्स क्या होता है? डिस्कवरी। मतलब एक का मतलब होता है बार बार, और सर्च मीन्स क्या होता है? खोजना। अर्थात यदि किसी तथ्य की बार बार खोज करेंगे तो एक नए तथ्य का निर्माण होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? रिसर्च कहेंगे। एक प्रश्न आता है जिसे आप में इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं? इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन में एक प्रश्न आता है, क्या मतलब जिसे जब उसमें एजम्पशन ढूंढना होता है तो आपको स्वयं बताना पड़ता है कि रिसर्च इस संसार में किसने किया होगा। जैसे मैंने कल आपसे कहा था कि किसी ने आपको बर्थडे पार्टी में आने का निमंत्रण दिया तो कतई नहीं कहेगा कि आप गिफ्ट लेकर आइएगा। ये आपको बताना है कि गिफ्ट लेकर जाना है। कभी भी किसी की पार्टी में कभी लिखा नहीं रहता भैया शादी में आइएगा गिफ्ट लेकर आइएगा। ये आपको एजम्पशन बनाना है। वहां अगर डायरेक्ट लिखा भी है कि चाइनीज फूड है, तब भी आपको एजम्पशन बनना है कि हम बर्थडे में जा रहे हैं तो क्या मिलने वाला है? केक मिलने वाला। तो 2 एजम्पशन बन गए। तो इसका मतलब रिसर्च जब कभी क्वेश्चन आता है तो आंसर आता है एक रिसर्च का रीजन क्या था? रिसर्च का रीजन क्या था? ओरिजिन इसका क्या था? तो आंसर आता था पहले तो ओरिजिन उन लोगों ने किया था जो बिहेवियर के बारे में बात कर रहे थे। पहले इस संसार में अगर कोई जन्मा होगा तो पढ़ा लिखा तो नहीं जन्मा होगा। तो रिसर्च का रीजन पूछ लेता है। तो रिसर्च का रीजन 2 रीजन है। कितने रीजन है? 2 रीजन है। एक तो रीजन हम निकल के आता है जिसका नाम है बिहेवियर रीजन। एक का रीजन क्या है? बिहेवियर रीजन। और दूसरे का हमारा रीजन निकल के आता है, उसका नाम है इंटेलेक्ट रीजन। मतलब इसको कहते हैं व्यवहारिक कारण, इसको क्या कहते हैं? बौद्धिक कारण।
ये दो ही टॉपिक मेन आते हैं जहां एजम्पशन बना सकते हैं कि एक तो इस संसार में जैसे जो भी शोध हो रहा है इस संसार में, एक तो रीजन क्या है, बिहेवियर रीजन। आप समझिए जो बड़े बड़े लोग हो सकता है कि पढ़े लिखे नहीं है फिर भी शोध कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, तो उसको मैं क्या नाम दे दूंगा, बिहेवियर रीजन। और जो लोग जिसे नॉर्मल चीजें, कोई पीएचडी कर लिया, कोई शोध कर रहा है, कोई रिसर्च कर रहा है, जो पढ़े लिख के यानी कि किसी संस्था में पढ़े या कहीं पर पढ़ लेंगे, तो उसको कौन सा रीजन देंगे, इंटेलेक्ट रीजन। ये आपको स्वयं बनाना है कि वास्तव में जो रिसर्च का ओरिजिन का रीजन कितना होता है, तो उत्तर आता है दो। एक का नाम क्या है, बिहेवियर रीजन, और दूसरे का नाम क्या है। ये हमारा क्वेश्चन का मोड निर्भर करेगा एजुकेशन में कि उसमें बिहेवियर रीजन उत्तर दूंगा कि मैं इंटेलेक्ट रीजन उत्तर दूंगा। अगर डेटा फैक्ट दिया होगा, क्या दिया होगा, डेटा फैक्ट दिया होगा कि 2015 में एजुकेशन का इतना स्तर देखा गया शिक्षा में, तो इसका मतलब हम कहां पर चले जाएंगे, इंटेलेक्ट रीजन। और पेपर में कुछ ऐसा दिया ही नहीं, उसमें एक्सपीरियंस के आधार पर रिसर्च करने की बात की, तो उत्तर कहां चला जाऊंगा। ये आपको समझना होगा कि इसमें एजम्पशन क्या होगा और हम इसमें आर्गुमेंट क्या देंगे। इन दोनों रीजन के आधार पर जो हमारा रिसर्च सामने आया है वो सिर्फ टू मेन रीजन है। रिसर्च भी कितने प्रकार के सामने आ गया, दो प्रकार का। एक जो रिसर्च सामने आएगा उसका नाम होगा फंडामेंटल रिसर्च, एक का नाम क्या होगा, फंडामेंटल रिसर्च, और दूसरे का जो नाम होगा उसका नाम होगा अप्लाइड रिसर्च। मतलब रिसर्च के कारण भी कितने निकल के आएंगे, दो। एक का कारण होगा उसका नाम होगा फंडामेंटल रिसर्च, क्या नाम है इसका, फंडामेंटल रिसर्च। इसको एक और पेपर में नाम मिलेगा बेसिक रिसर्च, क्या नाम मिलेगा, बेसिक रिसर्च। इसकी हिंदी जानते हो क्या होगी, मूलभूत अनुसंधान। इसकी हिंदी हमारी क्या होगी, मूलभूत अनुसंधान। और हिंदी इसकी एक और होगी, इसका नाम होगा मौलिक अनुसंधान। एक हमारा फंडामेंटल रिसर्च है, दूसरा हमारा कौन सा रिसर्च है, बेसिक रिसर्च। और दूसरा हमारा रिसर्च कौन कहलाएगा, उसका नाम होगा अप्लाइड रिसर्च। ये आपके पेपर में कई बार नजर आएगा कि अप्लाइड रिसर्च क्या है। तो फंडामेंटल रिसर्च क्या है, पहले इसके बारे में दो लाइन जानिएगा। इस मतलब पूरे वर्ल्ड में जो हम रूल बनाते हैं, पूरे वर्ल्ड में जो हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं, आप लोग जो सिद्धांत थ्योरीज पढ़ते हो और हम जो भविष्य में चिंतन करते हैं, उसका पूरा एक ही रिसर्च जिम्मेदार है जिसका नाम क्या है, फंडामेंटल रिसर्च। तो क्वेश्चन का नेचर क्या कहता है, अगर वो हमें फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, हमें थ्योरीज के बारे में बात कर रहा है, हमें कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है, हमें रूल के बारे में बात कर रहा है, तो हम उत्तर क्या दिएंगे, फंडामेंटल रिसर्च। और अगर कोई प्रेजेंट की कंक्लूजन है, प्रेजेंट का कोई समस्या है, उस पैसेज में अगर ऐसा कुछ दिखाया गया है कि इस पैसेज से अगर ऐसा हो जाए तो हमारे भारत में ये समाधान हो जाएगा। जैसे कभी कभी आपके समझ, जैसे आप एक सिविल सर्विस है और आपके समझ ऐसी समस्या आती है जहां पर तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। जैसे पता आपको सुबह सुबह कॉल आया कि ऐसा है लखनऊ में हजरतगंज में दंगा होने की संभावना है। अब आपको ठीक है, देखा जाएगा, 2-3 दिन में निर्णय लिया जाएगा, तो पता चले जो है वहां दंगा हो जाएगा। तो वहां पर कौन सी रिसर्च का इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पर उत्तर आएगा हम कौन सी रिसर्च की बात करेंगे, अप्लाइड रिसर्च। टाइप्स ऑफ अप्लाइड रिसर्च बहुत है, इसके कोई टाइप नहीं है जहां पर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, जहां पर हम थ्योरीज प्रतिपादित कर रहे हैं, वहां पर उत्तर क्या दे देंगे, फंडामेंटल रिसर्च। जहां पर कोई कॉन्सेप्ट बना दे रहे हैं तो उत्तर क्या देंगे, फंडामेंटल रिसर्च। जहां पर हम कोई रूल बना दे रहे हैं वहां उसका मतलब क्या है, फंडामेंटल रिसर्च। जहां हम भविष्य के बारे में कोई चिंतन कर रहे हैं तो उत्तर क्या है, फंडामेंटल रिसर्च। लेकिन एक सिविल सर्विसेज में क्या होता है, मतलब अब तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। आप पास फोन आया, हेलो सर ऐसी सिचुएशन है इस समय हजरतगंज में, आप बताएं क्या करें, तो आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे पहली बात तो अपने ऊपर उस जो वहां पर अधिकारी होगा उससे नीचे के अपने से नीचे वाले को आदेश देंगे। अगर नहीं सिचुएशन हैंडल होगी तो आईएएस पहुंच जाएगा, और जैसे ही वो वास्तव में उस जिले का डीएम पहुंचता है वो सिचुएशन अपने आप हैंडल हो जाती है। क्यों, वो तो तेज बोलता भी नहीं है। आप ये भी समझिएगा, कभी आप 2-3 चीज मैंने देखिए, नॉर्मल चीज है, मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में रहते हुए भाई यहां से मैंने 2007 से 10 में बीएससी किया, तो मैंने देखा कि जो अच्छा प्रोफेसर है जो भी आराम से बोलते हैं, कभी ये नहीं लगता ही नहीं प्रोफेसर। और प्रोफेसर बनने के लिए डिग्री कितनी लिए होंगे ये वही जानते होंगे, और खासकर किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने होंगे तो वो लोग भी काफी मेहनत किए होंगे, बड़े आराम से बोलते हैं, अब पोलाइटली बात करते हैं, आप बात तो करिए।
तो अप्लाइड रिसर्च मतलब है जो प्रेजेंट की प्रॉब्लम है उसका निदान किया जाए, वो सेक्टर कोई भी हो। जैसे एजुकेशन सेक्टर है तो उत्तर क्या दोगे? अप्लाइड रिसर्च। लेकिन ये आप मान लो कि अप्लाइड रिसर्च एक मेन वैल्यू हो गई, इन्होंने अपने टाइप बना दिया। और टाइप में कौन सा बना दिया? पहला टाइप इन्होंने बनाया अप्लाइड रिसर्च का, उसका नाम था एक्शन रिसर्च। पहला टाइप क्या था? एक्शन रिसर्च। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में आएगा इसलिए इसको बता रहे हैं। और हर 1-2 साल बाद एक आधा क्वेश्चन यहां से हमारे पेपर में आ जाता है। तो पहला हमारा कौन सा रिसर्च होगा? एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च की जो हिंदी होती है उसको हम कहते हैं क्रियात्मक शोध। क्या बोलते हैं? क्रियात्मक शोध। आपके सीसेट में तो यहां पर इसका फाउंडर नहीं पूछता, लेकिन अगर आप पीसेस देने चले गए, और अगर आप बिहार पीसेस देने चले गए तो पेपर में पूछेगा कि बताओ दो एक्शन फाउंडर ऑफ एक्शन रिसर्च, लेकिन आपके पेपर में नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आप पीसेस देने की बात कर रहे हैं तो उत्तर आ जाएगा भैया स्टीफन एम कोरे। क्या नाम है इनका? स्टीफन एम कोरे। लेकिन मैंने फिर आपसे कहा कि आपके पेपर में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, आपके पेपर में क्या पूछता है? इनडायरेक्ट। तो एक्शन रिसर्च क्या है? तो आंसर आता है कि एजुकेशन से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम होंगी उसका उत्तरदायित्व किसके पास जाएगा? वो चाहे टीचर से हो, रोल ऑफ टीचर हो, रोल ऑफ स्टूडेंट हो, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन हो, रोल ऑफ इवैल्यूएशन हो। मतलब अगर मैं बात करूं, चाहे मूल्यांकन से संबंधित हो, चाहे विद्यार्थी से संबंधित हो, चाहे वो शिक्षक से संबंधित हो, या किसी शिक्षण संस्था के मैनेजमेंट से संबंधित हो, लेकिन अगर वो एजुकेशन से संबंधित है तो उत्तर हमेशा क्या जाएगा? एक्शन रिसर्च। और पेपर में कहीं लिखा ही नहीं होता एक्शन रिसर्च देना उत्तर, वहां ऊपर पूरी डिटेल लिख दिया, नीचे लिखता है कि पर्पज इन दिस पैसेज, या एम इन दिस पैसेज, या गोल इन दिस पैसेज, या एजम्पशन इन दिस पैसेज, आर्गुमेंट इन दिस पैसेज, इन्फ्रेंसेस इन दिस पैसेज। तो अगर वो एजुकेशन के सिस्टम से संबंधित पैसेज कोई है और वो उसकी मतलब जो है उसका कंक्लूजन देने की बात कर रहा है तो उसका उत्तर हम क्या दे देंगे? एक्शन रिसर्च। अगर आप पता चले किसी जिले के जिलाधिकारी हैं और उस समस्या का तुरंत निदान करना है तो आपको कई सेक्टर आप में आ जाएंगे। सेक्टर पहले देखते हैं, क्या वो सेक्टर कोई बाढ़ से संबंधित तो नहीं है? कहीं पर बाढ़ आ गई है, लोगों को खाना पहुंचाना है, तो पता चले वो रिसर्च आ जाएगा, इसका नाम होगा सर्वेक्षण रिसर्च। आपके में बहुत सेक्टर हैं, मतलब अगर कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या आ गई कि कहीं पर अचानक, अक्सर आप देखते हैं, अभी एक नाम नहीं लूंगा, कपूरथला में एक हॉस्पिटल पड़ता है, ठीक है, नाम नहीं लूंगा क्योंकि कोई मतलब नहीं है। तो वहां एक बच्चे की डेथ हो गई थी और वो 3 दिन उस बच्चे को कहां रखे रहे? वेंटिलेटर पे रखे रहे ना। और इसके बाद वेंटिलेटर पे रखे रहे, पेपर में बड़ा बड़ा निकला था ना। हाँ ठीक है, नाम ना लीजिए ना। तो 3 दिन वो रखे रहे और इसके बाद क्या हुआ? ठीक है, अच्छा 3 दिन वेंटिलेटर पे है, उसकी डेथ कितने दिन पहले हो चुकी है? 3 दिन पहले हो चुकी है। और मतलब जो है ठीक है, वो बिल थमा दिए, और बिल उस हॉस्पिटल का बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मतलब एक दिन का लाख भर जरूर है, ठीक, और ज्यादा होगा। तो इसके बाद बिल थमा दिए और उनके गार्जियन को शक हुआ तो उन्होंने पोस्टमार्टम की जो है मांग कर दी। अब जो मुद्दा ज्यादा, अच्छा मीडिया जिसको चाहे उठा सकती, जिसको चाहे क्या कर सकती है? गिरा सकती। किसी ने उसमें इंटरेस्ट ले लिया और उसका क्या हो गया? पोस्टमार्टम हो गया। अब पता चले उसकी डेथ कितने दिन पहले हुई है? 3 दिन पहले हुई। लेकिन हॉस्पिटल उतना, देखिए जितने भी बड़े स्कूल, इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल जिनमें करोड़ अरबों रुपए लगाए, वो छोटे मोटे इंसान तो नहीं होंगे। वहां पर हमारा जिलाधिकारी चाहता है, हमारा अधिकारी चाहता है, लेकिन अधिकारी भी हमारा कैसे आ जाता है? बाउंडेड रेशनलिटी में। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम जो हमारा जिलाधिकारी भी होता है वो निर्णय किसमें लेता है? रेशनल बाउंडिंग में, बाउंडेड रेशनल में। हम भी अपने पूर्ण निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है, हमें भी आगे पीछे देखना पड़ता है। उसका उस उत्तर को हम कहते हैं रेशनल बाउंडिंग। क्या बोलते हैं? बाउंडेड रेशनलिटी। क्या बोलते हैं? बाउंडेड रेशनलिटी। मतलब निर्णय लेने में जो हमारे वैल्यू शामिल हो जाए, हम निष्पक्ष निर्णय ले भी रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे क्या शामिल हो रहे हैं? वैल्यू। अगर मैं निर्णय ले रहा हूं तो ऊपर से कॉलर ही, अच्छा ऐसा मत करिएगा, नहीं तो आप देख लीजिएगा अपना। तो वहां यही होता है। तो रीजन है, इनके जो निर्णय होते हैं, एक क्या मैंने बताया? सर्वेक्षण रिसर्च, एक हमारा होता है सोशल रिसर्च, एक हमारा होता है साइकेट्रिक रिसर्च। साइकेट्रिक रिसर्च क्या होता है? हिंदी में से कहते हैं मनोचिकित्सक।
क्या बोलते हैं, मनोचिकित्सक, लेकिन स्पेलिंग होती है PSY से ना। अगर ना साइकेट्रिक की, तो साइकेट्रिक मतलब जो वास्तव में मनोरोगी होता है, अगर किसी का मेंटल लेवल कुछ गड़बड़ कर गया तो दवा कब देंगे, 1 दिन में, 2 दिन में कि 5 दिन में कि तुरंत दो। तो जितनी प्रेजेंट की प्रॉब्लम है उसका हिस्सा उत्तर कौन जाएगा, अप्लाइड रिसर्च। लेकिन अप्लाइड के विभिन्न पार्ट है। अगर एजुकेशन से संबंधित समस्या तो आंसर क्या दोगे, एक्शन रिसर्च। अगर समाज में कोई सर्वे के, जिसे चाहे वो कास्ट मतलब कोई भी सर्वे होगा तो उसका उत्तर क्या देंगे, सर्वेक्षण रिसर्च। जैसे चुनाव में एक सर्वे होता है कि हाँ इस पार्टी ने इतने % मत प्राप्त किए, इस पार्टी ने इतने % मत प्राप्त किए, ये पार्टी, तो उसका उत्तर क्या है, सर्वे रिसर्च। अगर समाज में कोई हलचल हो रही तो उसका उत्तर क्या है, सामाजिक सोशल रिसर्च। अगर स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या है तो उसका उत्तर क्या होता है, साइकेट्रिक रिसर्च। समझ में आ गया। इसके बाद उत्तर आता है कि स्टेप ऑफ एक्शन रिसर्च, मतलब जो मेन हम लोग वही पढ़ रहे हैं, मेन क्या पढ़ रहे हैं, स्टेप ऑफ एक्शन रिसर्च। वो जो कल आपके सामने पेपर आया था वो यहां का था, स्टेप ऑफ एक्शन रिसर्च। इसका पहला पद होता है प्लानिंग। इसका पहला पद मतलब जो कल मैंने डायरेक्ट बताया था, जो इसका पहला पद निकल के आता है उसका नाम क्या होता है, प्लानिंग, योजना बनाना। दूसरा इसका पद क्या होता है, क्रिएटिंग प्रॉब्लम, क्रिएटिंग प्रॉब्लम। इसी के बाद हम तुरंत कहते हैं सेलेक्टिंग प्रॉब्लम। वैसे क्रिएटिंग प्रॉब्लम का एक दूसरा नाम लिखेगा सेलेक्टिंग प्रॉब्लम, समस्या का चुनाव। पहले आप खुद क्रिएट कर रहे हैं। आईएएस बनना, किस आईएएस बनने की कभी सोचे होगे ना, तभी तो समस्या आई, और जो समस्या आई तो आपने सेलेक्ट कर लिया। तो क्रिएटिंग प्रॉब्लम, देन क्या होगा, सेलेक्टिंग प्रॉब्लम, ये देखूंगा। इसके बाद थर्ड नंबर पे आएगा हाइपोथेसिस। वैसे इसमें लिखा होता पूरा टेस्टिंग हाइपोथेसिस। क्या लिखा होता है, टेस्टिंग हाइपोथेसिस। इसकी हिंदी क्या होती है, परिकल्पना का निर्माण। और जिस दिन आप टेस्टिंग हाइपोथेसिस कर लेंगे तो आपको जरूरत किसकी पड़ेगी, डेटा कलेक्शन, नहीं सॉरी, रिसर्च डिजाइन। शोध की रूपरेखा। और जब रिसर्च डिजाइन बनाएंगे तो अगला पॉइंट आपके सामने क्या निकल के आया था, डेटा कलेक्शन। फिर एक पॉइंट आया था जिसका नाम था डेटा एनालिसिस, और डेटा एनालिसिस के बाद हमारा आएगा रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद क्या आएगा हमारा, कंक्लूजन। तो अगर आपको इन अनुसंधान के बारे में पता है तो आपका पैसेज, एक क्वेश्चन अक्सर आपके पेपर में सीसेट में जो एक पैसेज आएगा उस पैसेज को करने में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको सेक्टर चुनने पड़ेंगे कि मैंने आपसे पहले दिन, इसीलिए देखिए आज लास्ट क्लास है, आपको सेक्टर चुनने होंगे कि हमारा किन किन सेक्टर से जो है हमारा कंप्रिहेंशन आ रहा है। तो पहले दिन इसलिए मैंने चर्चा किया था कि आपका जो पूरा कंप्रिहेंशन निकल के आएगा, पहला सेक्टर हमारा इन्वायरमेंट होगा, दूसरा सिस्टम हमारा कौन सा होगा, इकोलॉजी होगा, तीसरे नंबर पे हमारा कौन सा है, एजुकेशन होगा, और चौथे नंबर पे हमारा क्या होगा, एग्रीकल्चर होगा। और देन फोर्थ नंबर पे आएगा, वो मैंने कहा था रियर केस मिल रहा है, गवर्नमेंट से मिल रहा है, और गवर्नमेंट से जो भी आएगा उसका डेटा हमेशा फिक्स रहेगा। उसमें हम अपने तरफ से उसका हमेशा, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर से कोई इकोनॉमिक कंडीशन या पॉलिसी पूछ दिया, या किसी उस देश की जीडीपी के बारे में पूछ दिया, या कुछ भी कहेगा, तो कल भी देखो एक जीडीपी का क्वेश्चन आया था, तो उसका हमेशा कंक्लूजन पूछा जाता है, न कि एजम्पशन और आर्गुमेंट। जैसे 2016 का यूपीएससी का सीसेट का पेपर था, उसमें एक धार्मिक संस्था को लेकर क्वेश्चन पूछा था। धार्मिक संस्था में कभी नेगेटिव परिकल्पना नहीं बनती, मतलब ये आपको स्वयं एजम्पशन करना होगा कि देखिए हम किसी भी धर्म के बारे में गलत कह नहीं सकते, क्योंकि मैं क्या हूं, एक सिविल अधिकारी हूं, और सिविल अधिकारी का मेन मोटो क्या है, वो कुछ भी करेगा उसके लिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, या अदर बैकवर्ड, या मतलब कुछ एनीवन, आप किसी भी तरह का पक्षपात, आप बायर्स नहीं कर सकते। तो यहां पर जो भी क्वेश्चन मिलेगा गवर्नमेंट वाला, उसका डेटा हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। एक बात और माइंड मेकअप करिएगा कि गवर्नमेंट का जो भी, वो चाहे इकोनॉमिक रूप से प्रस्तुत किया गया हो, या जीडीपी के रूप में, या एनएनपी के रूप में, या आप इकोनॉमिक्स में शब्द पढ़ते होंगे,
ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट ना, ये सब पढ़े होंगे, जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी पढ़ते। वहां से हमारे पास कभी कभी रिवर्स रिपो रेट, आरआर, सीआरआर, ये सब अगर हमारे पास डेटा आए, जिसे अगर कभी आएगा तो हमें फिर, ये बात आपको मैंने पहले बता दिया कि अगर जैसे पेपर आप देने जा रहे हैं तो सिविल सर्विसेज होने के नाते आपको बड़ी मेहनत करनी, फिर मैं बता रहा हूं। लेकिन सीसेट का एक मूल मंत्र यह है कि 80 क्वेश्चन केवल है सीसेट में, 200 नंबर का पेपर है हमारा, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है, 33% नंबर आपको चाहिए। हम बस 40 क्वेश्चन का टारगेट बना ले, और मैंने पहले ही कहा आप समय ज्यादा लेंगे तो क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी अधिक होगी, अगर आप समय कम लेंगे तो क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। टारगेट आप क्वेश्चन आप पास 80 है, लेकिन आपको करना कितने हैं, 40। समय मैक्सिमम, जिसे हम ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं कि सर मैं तो पहले दिन आके कहा था कि कहीं ना कहीं कमी मेरे पास भी है, नहीं तो मेरा मेंस निकल ना जाता। भाई ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, सीसेट के लिए हमें पढ़ना नहीं पड़ता, क्योंकि घूम फिर के एक नहीं कई संस्थानों में सीसेट पढ़ाते रहते, तो वो घूम फिर के एक वो कभी सीसेट पढ़ते नहीं, क्योंकि रीजन है महीने में पता चले 30 के 30 दिन पढ़ाना है, कोई ये चैप्टर कभी पढ़ाना है, कभी दूसरा पढ़ाना है, तो वो घूम फिर के रटा रहता है। अच्छा, पैसेज कराने के लिए हमको भी द हिंदू पेपर, इकोनॉमिक्स टर्म्स पढ़ना पड़ता है सर, ये बात सच है कि कभी कभी क्या होता है, आप लोग तो बहुत सीधे स्टूडेंट हैं, जो हमें मिले वास्तव में बहुत अच्छे बच्चे हैं। इलाहाबाद जैसे संस्थानों में वो 3-3 बार पढ़ चुके, वो चाहते हैं कि सीसेट घर में न पढ़ना पड़े, वो द हिंदू की कटिंग लेके चले आते हैं और कहते हैं सर इसका एजम्पशन, आर्गुमेंट और सब बना के दिखा दीजिए। सही बात है, तो मैंने कहा ना कि आप लोगों ने अभी दिया नहीं, अभी आप सिर्फ एक लर्नर के रूप में काम कर रहे हैं, अभी आपको विशेष कोई आइडिया नहीं, तो टीचर का दायित्व यह बनता है कि आपको वहां पहुंचाए, पेपर क्या आता है वहां पर पहुंचाए, पेपर कैसा आता है ये बात ध्यान रखें। जहां पर दो बार कोई 3 बार दे चुका है, वो क्या कह रहा है, सर ये जो आप बता रहे हैं ये तो खाली 2 बार आया है ना, तो इसका मतलब आप समझिए 2 बार आए, तो इसका मतलब आप समझिए कि हमें आप नहीं भी दिए हैं तब भी उनके बराबर पहुंचाना है, आप दिए हैं तब भी उनके बराबर पहुंचाना है। वो तो एक्शन रिसर्च को पता नहीं कितनी बार नोट्स बना के पढ़ डाले होंगे कि हमारे सामने अगर कभी इसका आया तो इसको तो हम 5-2 मिनट में करके दिखाएंगे, वो टारगेट बना के जाते हैं। आपको 30 कंप्रीहेंशन में 15 से 18 कंप्रीहेंशन ऐसे मिलने वाले होते हैं जहां पर टाइटल पूछता है, पर्पस पूछता है, टोन पूछता है, आर्थर पैसेज में मतलब क्या कहना चाहता है, मतलब 50% हमारे ऐसे होते हैं जो हम आसानी से कर सकते हैं, और 50% हमारे ऐसे होते हैं जहां पर एजम्पशन, आर्गुमेंट, रेफरेंसेस, कोलैबोरेट, मतलब बढ़िया बढ़िया आता है। तो हम 50% को पहले टारगेट कर ले, से कर ले, फिर हमारे पास इनके मतलब 30 क्वेश्चन अगर हमारे पास पैसेज में कंप्रीहेंशन है तो इसके अलावा भी तो हमारे पास 50 क्वेश्चन है, तो हमें करना कितने क्वेश्चन है, केवल 40। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं हिंदी मीडियम का विद्यार्थी इसको करने में बड़ा अपने आप को सुविधा दिखाता है। क्यों? क्योंकि वो इतनी बार हिंदी का पैसेज पढ़ लेता है तो उसको उत्तर मिल जाता है। लेकिन वर्तमान अब पिछले 2 सालों की बात करें तो जो वास्तव में इंग्लिश का द हिंदू इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ता है वो बेटर है। अब हिंदी वाला पिछली बार का 2021-22 वाला जो सिविल का पैसेज काफी लॉन्ग आया था, 30 पैसेज 30 क्वेश्चन, मतलब एक पैसेज से कितना क्वेश्चन, एक। 24 पैसेज 28 क्वेश्चन, मतलब खाली 3 ही क्वेश्चन ऐसे हैं, 3 ही पैसेज ऐसे हैं जिनसे 2 क्वेश्चन मिलेगा, एक पैसेज पर 1 क्वेश्चन। स्पीड आपको बढ़ाना होगा, उसके लिए वकैब आपको तैयार करना होगा। तो इसके बारे में एक क्वेश्चन आएगा। और एक बात इतना करना है कि हम बात किसकी कर रहे थे, रिसर्च की। रिसर्च ये पेपर में कभी कोई छोटा एग्जाम तो है नहीं कहेगा कि रिसर्च कितने शब्दों से मिलकर बना, इनकी कोई मतलब नहीं है। लेकिन ओरिजिन ऑफ रिसर्च, मेन कारण कितने कारण है, 2। पहला कारण क्या है, बिहेवियर रीजन,
पहला कारण कौन सा है? बिहेवियर रीजन। और दूसरा कारण कौन सा है? इंटेलेक्ट रीजन। पहला कारण कौन सा है? बिहेवियर रीजन। दूसरा कारण कौन सा है? इंटेलेक्ट रीजन। बिहेवियर रीजन और इंटेलेक्ट रीजन के दोनों कारणों के आधार पर हमारा रिसर्च कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप्स का। एक मैंने बताया फंडामेंटल रिसर्च या बेसिक रिसर्च, और दूसरा कौन सा होता है? अप्लाइड रिसर्च। इसकी हिंदी क्या होती है? मूलभूत अनुसंधान या मौलिक अनुसंधान। इसकी हिंदी सर ज्यादा खतरनाक है, व्यवहात अनुसंधान। तो उससे अच्छा इंग्लिश में याद कर लो। इसकी हिंदी क्या होती है? व्यवहात। व्यवहात मतलब होता है, मतलब अब व्यवहार में लाना या वर्तमान में लाना। तो अप्लाइड ज्यादा याद कर लो, अप्लाइड मतलब लागू करना। इंग्लिश कहीं कहीं पर क्या है? इजी है। मैंने आपसे कहा इनमें फंडामेंटल रिसर्च में केवल 4 वर्ड याद रखने। वो कौन कौन से वर्ड हैं? एक वर्ड हमारा रूल है, एक हमारा आपका थ्योरी, एक हमारा फ्यूचर है, और एक हमारा कॉन्सेप्ट है। बस अगर उस पैसेज में किसी थ्योरी के बारे में चर्चा की गई होगी तो उत्तर क्या दे देंगे? अगर उस पैसेज में कोई नियम बनाने, जैसे इसमें कई बार ऐसा आता है कि आप किसी जिले के जिलाधिकारी हैं और वहां पर अक्सर जिसे पूछ देगा कि महाकुंभ होने वाला है, वहां कौन से नियम की आप चर्चा करेंगे, तो कौन से रिसर्च का आप प्रयोग करेंगे, तो उत्तर क्या दे देंगे? फंडामेंटल रिसर्च। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, यहां से इनडायरेक्ट पूछता है। तो ये बात आपको पहले से माइंड मेकअप करनी कि अच्छा ऐसा भी पेपर में आ सकता है। ये उसमें कहीं नहीं लिखा होगा फंडामेंटल रिसर्च के बारे में बताइए, ये आपको पता करना है ये रिसर्च कौन सा है? फंडामेंटल रिसर्च। तो यदि किसी क्वेश्चन में रूल के बारे में बात कर रहा है, यदि क्वेश्चन में सिद्धांत के बारे में बात कर रहा है, यदि किसी क्वेश्चन में फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में बात कर रहा है, यदि किसी क्वेश्चन में संप्रत्यय के बारे में बात कर रहा है, तो हम उत्तर क्या दे देंगे? फंडामेंटल रिसर्च। लेकिन अगर ज्यादातर क्वेश्चन यहां से पेपर में देगा अप्लाइड रिसर्च से, कि वर्तमान में ही क्वेश्चन पूछता है, तो अप्लाइड रिसर्च का मतलब है कि वर्तमान की एनी हाउ किसी भी समस्या का समाधान करना हो, वो समस्या चाहे आप सर्वे से संबंध कर लीजिए, या साइकेट्रिक हो सकती है, या एजुकेशन से हो सकती है, या सोशल हो सकती है, मतलब समाज वर्तमान की किसी भी क्षेत्र की समस्या का समाधान करना, तो उत्तर क्या आ जाएगा? अप्लाइड। और अप्लाइड के विभिन्न टाइप हैं, जिसमें मैंने पहले बताया एक्शन रिसर्च जो आपके पेपर में सबसे ज्यादा आता है, लेकिन जिलाधिकारी के होने के नाते दूसरे नंबर पे सोशल रिसर्च में पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं? सोशल रिसर्च। और इसका जब भी क्वेश्चन आएगा वो एजम्पशन ही बनाएगा। क्या बनाएगा? एजम्पशन ही बनाएगा, मतलब डायरेक्ट कोई उत्तर नहीं होगा। अगर आप जिलाधिकारी होते तो क्या करते? अब क्या करते तो पैसेज में देखेंगे, पैसेज से बाहर भी उत्तर नहीं देना, ये भी आप जान लीजिए। आपको लगता हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन पैसेज में ऐसी कोई बात लिखी ही नहीं थी। हम आर्गुमेंट भी बनाएंगे, मतलब तर्क भी देंगे, चाहे वो लॉजिकल तर्क हो चाहे जैसा हो, किसके अकॉर्डिंग देंगे? पैसेज के अकॉर्डिंग। अगर पैसेज में कोई ऐसी बात कही नहीं गई तो हम अपने अनुसार उत्तर दे नहीं सकते। इसकी वजह से आपको उत्तर लखनऊ के जिलाधिकारी कौन? सूर्य, मतलब श्री सूर्यपाल गंगवार जी। अगर आप लोग उनके बारे में पढ़िए, नेटवर्क पे देखिए, तो अभी एक लखनऊ में मस्जिद की कोई समस्या थी, मस्जिद की कोई समस्या थी धर्म की, उन्होंने चुटकियों में सॉल्व कर दिया उस समस्या को। चारबाग में कोई मस्जिद है, उसकी समस्या बड़ी मतलब तेज से हो रही थी, तो वहां पर दंगा भड़कने के बड़े चांसेस आ रहे थे, और वो आते ही उसको क्या कर दिया, इतनी आसानी से क्लियर कर दिया कि वो आराम से, वहां पर कोई दिक्कत नहीं थी। 2009 बैच के अधिकारी है, 2009 बैच के अधिकारी है। तो आप समझिए, आप जब आईएएस बनते हैं तो आपकी जो 2 साल की ट्रेनिंग होती बहुत खतरनाक होती, मतलब आपको पूरा, पहली बात बनने के लिए जब हम इथिकल वैल्यू की बात करेंगे मेंस में, तो हमारा वही सोच ही ब्रॉड हो जाता है। तो अगर आप इथिकल वैल्यू नहीं कर पाएंगे तो मेंस अच्छा लिख नहीं पाएंगे। मेन तो वहां पर मेंस में प्री निकालना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये मैं खुद जानता हूं। लेकिन अटेम्प्ट आप पास कितने हैं, प्री निकालना कोई बड़ी बात नहीं। आप केवल 3 घंटे 4 घंटे पढ़ लीजिए, प्री निकल जाएगा, लेकिन प्री निकालने से कोई फायदा है? मेन क्या है? मेंस। प्री निकालना तो मैंने कहा कसम खा लो, प्री निकल जाएगा। और मेंस के लिए कसम बढ़िया वाली खानी पड़ेगी कि हम घर पे 6 घंटा पढ़ाई करें, और 6 घंटा बिना फोन वाला पढ़ाई करें। ये फोन वाले पढ़ने से वनडे एग्जाम निकलते हैं सर, फोन के पढ़ने से कौन से एग्जाम निकलते? वनडे एग्जाम निकलते। यहां जीएस फोन से पढ़ाई नहीं की जा सकती, एनसीईआरटी पढ़ाई
एनसीईआरटी में कोई वास्तव में कोई भी बंदा फुल पढ़ाता ही नहीं, क्योंकि आप बैच खरीदे तो पढ़ाएगा। ये तो वास्तव में मेन मुद्दा ये है कि यहां भी सर कह रहे हैं जैसे अगर हम प्री अच्छे बच्चों निकाले तो मेंस के लिए यहां पर क्लास चलेगी ना। जैसे ये तो बहुत पहले से, अगर प्री हमारे पास ज्यादा स्टूडेंट निकल जाए तो मेंस भाई गवर्नमेंट स्कीम है तो मेंस की क्लास चलेगी, उस सब्जेक्ट वाइज क्लास चलेगी। ठीक, तो हमारे पास अप्लाइड रिसर्च में पहला रिसर्च कौन सा, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च के फाउंडर कौन है, स्टीफन एम कोरे। लेकिन मैंने कहा पीसीएस और बिहार पीसीएस जैसे एग्जामों में फाउंडर पूछ सकता है, लेकिन सीसेट में फाउंडर नहीं पूछेगा, वहां तो डायरेक्ट पूछता है। जैसे वहां एक प्रश्न उसमें भी मैंने आपको बताया था, जहां पर डिसीजन मेकिंग पढ़ा रहा था कि ऐसा है रेशनल बॉन्डिंग का फाउंडर कौन है, और वो भी यूपी पीसीएस में 3-3 बार पूछ दिया, सिंपल्सन है, और सीसेट में कभी नहीं आता। ये डायरेक्ट क्वेश्चन सीसेट में नहीं हो सकता, ये तो खाली यूपी पीसीएस में रट्टा मार है, भैया पढ़ लीजिए ये ऐसा है रेशनल बॉन्डिंग का प्रतिपादन करता, अरे सर सिंपल्सन है। एक्शन रिसर्च का फाउंडर कौन है, सर स्टीफन एम कोरे हैं, लेकिन आपके पेपर में इसके बारे में नहीं पूछेगा ना। एक्शन रिसर्च क्या है ये बात जानना जरूरी है। एजुकेशन सिस्टम से संबंधित प्रेजेंट की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसका उत्तर क्या होगा, एक्शन रिसर्च होगा। एक्शन रिसर्च के कितने चरण है, तो उत्तर आता है 7 चरण है। चरण भी आपसे कभी नहीं पूछेगा, लेकिन आपको जानना है कि कौन सा चरण पहले आएगा, कौन सा चरण बाद में आएगा। तो पहले चरण का नाम क्या है, प्लानिंग। दूसरे का नाम क्या है, क्रिएटिंग प्रॉब्लम या सेलेक्टिंग प्रॉब्लम। इसके बाद क्या है, टेस्टिंग हाइपोथेसिस। इसके बाद क्या है, मतलब रिसर्च डिजाइन, कैसे हम पढ़ाई करें, 2 घंटा 2 घंटा सीसेट, 2 घंटा जीएस, और जीएस में 2 घंटा ये जीएस और 2 घंटा ये जीएस, मतलब पढ़ने का तरीका पहले पता होना चाहिए। तो रिसर्च डिजाइन, रिसर्च पढ़ो तब जब आप पास डेटा हो ना। आप कब पढ़ाई करोगे, जब आप पास पढ़ने बैठे थे आप पास मैटर नहीं है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन होगा तो क्या होगा, डेटा एनालिसिस, और डेटा एनालिसिस होगा तो आप जान लीजिए आपका रिजल्ट आईएएस में नाम आ गया, और जब कंक्लूजन निकल के आएगा, अच्छा मेरी बेटी ने टॉप कर दिया। ठीक, एक तो पॉइंट ये ध्यान रखना। इसके बाद एक और पॉइंट, इसको रब कर दूं, चरण लिख लिए हैं आप लोग, कल लिख लिए थे उम्मीद करता हूं। टाइप ऑफ एक्शन रिसर्च, सॉरी टाइप ऑफ रिसर्च कितना है, 2। एक तो बिहेवियर है, दूसरा कौन सा है, इंटेलेक्ट है। बिहेवियर इंटेलेक्ट के दोनों रीजन के आधार पर हमारे पास अनुसंधान कितने प्रकार क्या है, 2 प्रकार का। एक हमारा फंडामेंटल रिसर्च है, दूसरा हमारा कौन सा है, अप्लाइड। फंडामेंटल में कितने नाम केवल है, 4, रूल, थ्योरी, फ्यूचर और कॉन्सेप्ट। अप्लाइड में बहुत सारे पार्ट हैं, जिसमें पहला पार्ट का नाम क्या है, एक्शन रिसर्च, उसके बारे में थोड़ा आपको बताया गया है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपका एक पैसेज जो आपके पेपर में, लेकिन मैंने फिर कहा इसमें पैसेज में एजुकेशन से मतलब देखिए मैंने पहले दिन कहा था हमारा 60 से 70% कवर करता है। 30 में कौन, ईवीएस और इकोलॉजी। 15% हमारा कवर करता है क्या, एजुकेशन। अगर 60 यहां से आ गया, अगर 15 यहां से आ गया तो 85% हो गया। फिर हमारा 10% से 12% कवर कर लेता है क्या, एग्रीकल्चर सेक्टर। और एग्रीकल्चर में हम नेशनल और इंटरनेशनल ग्लोबल वार्मिंग सभी के बारे में बात कर सकते हैं। और जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है वो मुश्किल से 5% कवर करता है। नंबर 1 गवर्नमेंट सेक्टर का एग्रीकल्चर से मिक्सअप क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट ने ये स्कीम दी थी खेती के या किसानों को बढ़ाने के लिए, अपनी फसल को उगाने के लिए, या किसानों की उन्नति के लिए, या आमदनी दोगुनी करने के लिए। जब मिक्स क्वेश्चन आता है तो वो डेटा भी देता है और आपको एजम्पशन भी निकालना हो सकता है। किसानों को बहुत सारे जैसे फंड दिए जाते हैं तो डेटा भी दे सकता है, और गवर्नमेंट की स्कीम के साथ एजुकेशन भी सिस्टम मैच होता है। जैसे आप लोग गवर्नमेंट के तहत एजुकेशन में पढ़ाई कर रहे हैं तो ये एजुकेशन के साथ गवर्नमेंट का पैसे जा सकता है, एग्रीकल्चर के साथ गवर्नमेंट का पैसे जा सकता है। इसका मतलब जो उस समय की योजनाएं हैं उनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। आप पेपर देने से पहले इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि आपके पैसेज में एक क्वेश्चन हमेशा ऐसा मिलेगा जिसमें जीडीपी, एनएनपी ना सीआरआर, आरआर के बारे में बात करेगा, और आपको उस समय पता ही ना हो कि हमारे देश की जीडीपी कितनी है, हमारा बजट कितना है, जीडीपी का कितना प्रतिशत हिस्सा एजुकेशन में खर्च किया जा रहा है, ये जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए। अभी तक जीडीपी का 4.43% हिस्सा शिक्षा में खर्च किया जा रहा था, लेकिन जो हमारी नई नेशनल पॉलिसी आई है उसमें जीडीपी का 6% हिस्सा खर्च करने के बारे में बात कही गई है।
अभी तक जीडीपी का कितना परसेंट हिस्सा खर्च कर रहे थे? 4.43%। अब कितना खर्च किया जाएगा? तो उत्तर आएगा 6%। उम्मीद करूंगा कि अगर ये पैसे जाएगा तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक, दूसरा सेक्टर मैं इसमें थोड़ा सा और चर्चा कर लूं। दूसरा हमारे पास एक शब्द आ रहा था जिसका नाम था, कभी कभी पेपर में नजर आ रहा था, एजुकेशन से वो भी संबंधित था। जैसे मैंने यहां पर एक शब्द पेपर में आता है, वैसे मैंने उसके बारे में केवल 2015 में पैसेज देखा है। 15 के बाद हमारे पास 20 में मिसलेनियस पैसेज है, डायरेक्ट पैसेज नहीं है। उसमें कौन सा है? एक शब्द आता है कि हम एक शिक्षक, जिसे कभी कभी आता ना, शिक्षक समाज का निर्माण करता है। शिक्षक समाज का क्या है? निर्माण करता है। और उसमें कहता है एक सिविल सेवक होने के नाते आप कैसे फीडबैक लेंगे समाज से कि आप एक अच्छे सिविल सेवक हैं। तब उसमें शब्द आता है पहला, उसमें भी शब्द होता है योजना बनाना। अगर सिविल सेवक के रूप में बात करें तो उसका भी पहला पद क्या होता है? योजना बनाना, प्लानिंग करना। अगर ये टीचर से क्वेश्चन आता तो ये बात आपको टीचर से है, लेकिन घुमा के दूसरी तरह इस प्रश्न आएगा। पहला है प्लानिंग करना और दूसरे नंबर पे हमारा आता था जिसका नाम था टीचिंग करना। क्या करना? टीचिंग करना। मैं आपको पढ़ा रहा हूं और ये कैमरा के द्वारा मैं अपना भी फीडबैक ले सकता हूं कि मैं कैसा पढ़ाया हूं। तो पहला होता है प्लानिंग, दूसरा क्या निकल के आएगा? टीचिंग, और तीसरा हमारा आता है फीडबैक। क्या निकल के आता है? फीडबैक। यहां सिविल सेवक के नाम से अभी मैं बताऊंगा कैसे पेपर में आपके पैसे कंप्रिहेंशन आता है। पहला होता है प्लानिंग, दूसरा क्या होता है? टीचिंग, और तीसरा क्या होता है? फीडबैक। मैंने देखा कि मुझे फीडबैक में सुधार करने की जरूरत है तो मैंने पुनः रीप्लानिंग कर ली। तीसरे नंबर पे क्या आता है हमारा? रीप्लानिंग। और जब मैंने रीप्लानिंग की तो इसके बाद रीप्लानिंग के बाद पुनः रीटीचिंग करने पहुंच गए। क्या करने पहुंच गए? रीटीचिंग करने के पहुंच गए। और रीटीचिंग के बाद मैंने पुनः क्या लिया? रीफीडबैक। और यही हमारा जीवन का चक्र है। एक सिविल सेवक होने के नाते दिन भर पूरा जिंदगी में यही करते रहते हैं कि अगर आप उसमें पेपर में आएगा, आप किसी जिले के जिलाधिकारी हैं, आपके सामने कोई समस्या आई, आपने योजनाबद्ध तरीके से उसको निदान करने की कोशिश की, इसके बाद मैंने उसको क्या उठाते हैं? जैसे फीडबैक लेते हैं। फीडबैक अगर सही है तो अच्छी बात है, नहीं सही है तो पुनः उसमें संशोधन किया जाता है योजना में। अच्छा, यहां इस योजना में क्या रह गई थी? कमी रह गई थी। मैंने सबसे पहले किसी कार्य को करने के लिए क्या बनाई जाएगी? प्लानिंग की जाएगी। प्लानिंग करने के बाद उस कार्य को क्या किया जाएगा? करने के बाद हम उसको क्या लेंगे? फीडबैक लेंगे। और फीडबैक लेने के बाद सामने वाला बता, भैया सब लोगों से पूछा जाएगा बताइए इसमें क्या कहां कहीं कमी रह गई। जब आप किसी जिले के जिलाधिकारी होंगे, आपको ऐसा करने को आएगा, आपने कोई प्लानिंग बनाया, लागू कराया, तो वहां उस एरिया के जितने भी कर्मचारी होंगे उनसे कहेंगे कि कहीं कमी हो तो उसका बताइएगा। पता चले जहां कमी आई तो उसमें पुनः क्या कर दिया गया? संशोधन, अमेंडमेंट कर दिया गया। जब अमेंडमेंट कर दिया गया तो उस योजना को पुनः क्या कर दिया जाएगा? लागू कर दिया जाएगा। फिर क्या चलेगा? फीडबैक। तो ये हमारे वास्तव में उसमें भी 6 चरण निकल के आते हैं। तो अगर कोई हमारा एजुकेशन से संबंधित के साथ साथ गवर्नमेंट स्कीम को जोड़ देंगे तो हमारे पास 2 चरण निकल के आएंगे। एक चरण जो आज अभी पहले पढ़ा, दूसरा चरण ये है। ठीक, इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि कंप्रिहेंशन करने के लिए हमें बहुत ज्यादा तथ्यों की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 1 हमें क्या होता है? अगर हमारा पैसेज इजी है तो हम रीडिंग मतलब करने के साथ साथ पैसेज का क्या देते चले जाएंगे? उत्तर देते चले जाएंगे। नंबर 2 हमें सबसे मेन पॉइंट यह है कि विकल्प को एलिमिनेट करना जरूर सीखेंगे। कौन सा विकल्प हमारे इस पैसेज से उत्तर नहीं हो सकता? मेन उत्तर करने से पहले हम उसको क्या करना सीखेंगे? विकल्प को एलिमिनेट करना सीखेंगे। थर्ड नंबर पे हमें वकैब सीखने की जरूरत पड़ेगी। और वकैब हम कहां से सीखेंगे? तो मैंने फिर आपसे कहा कि अगर वास्तव में हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर उठाएंगे, वहां से एडिटोरियल पेज पढ़ेंगे। और उस समय जैसे पिछली बार भी देखो एक आतंकवाद पे पैसा जाया था, इस बार भी एकदम कंफर्म है रूस और उसके बारे में इंटरनेशनल मुद्दा उठा सकता है और एकदम आएगा, क्योंकि आपके द हिंदू पेपर में आए हफ्ते में एक बार जरूर उसके बारे में निकलता है। ठीक, बाकी उम्मीद करूंगा कि आपने अगर ये सारे नियम फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपके सामने एक पैसेज है, उस पैसेज को कर दीजिए, फिर बात किया जाए आपसे।
मैम सीट मिली आपको? ले लीजिए, दो दो पेज उठाइएगा शुरुआत से, दो पेज उठा लीजिए। कितने बचे हैं सर? मैम आपने 3 लिया है, सभी के पास सीट पहुंच गई? आ जाइए, ले जाइए सर। आप पास सीट नहीं है क्या? ले जाइए। आप पास सीट है कि नहीं? हाँ, उसमें पैसेज बताइए कौन सा, ये देखो। है, मैम को दे दीजिए। अब मेरे पास चेंज कर लीजिए। चलिए, अब जो सीट आई है आप उसमें से करिए, क्योंकि मेरे पास जो भी सीट बची है इसमें प्रिंट सही नहीं है। आप पास 2 सीटें हैं, 2 सीट हैं आप पास। और मैं एक बार बता दूं, 2 सीटों में कितने नंबर पैसेज है, तो अगर किसी के पास हो आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक में होगा पैसेज नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। कल मैंने आपको जो सीट दी थी वो 1 से लेकर 11 क्वेश्चन की थी। कल जो आप पास मैसेज आया था वो 1 से लेकर कहां तक था? 11 क्वेश्चन नंबर। इसमें है 12, 13, 14 ना, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कल आपने जो सीट की थी उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन थे। आज आपके 12 से लेकर 20 क्वेश्चन तक सीट है, ये जान लीजिएगा। आप पास 2 सीटें हैं, उसमें 12 से लेकर 20 क्वेश्चन है। और अगर किसी पास दिक्कत होगी तो बताइएगा, फिर ग्रुप पे भेज देंगे। आप पास सीट है ना सबके पास? टाइम स्टार्ट नाउ। केवल आज आपके जो क्वेश्चन की संख्या है वो 9 है। मैं आपको 18 मिनट का समय दूंगा। टाइम स्टार्ट होता है अब से। नेट हमारे पास जो 11 बज गया है।
4 मिनट शेष हैं। वो सीट सही नहीं आई, एक तरफ का करिए, बाकी मैं ग्रुप पर भिजवा दूंगा कि मैं 30 ही सेट लाया था, ग्रुप पे भी डाल दूंगा। टाइम और हो चुका है, आप करिए, कितने क्वेश्चन बचे हैं? एक बचा है, जल्दी करो, करो जल्दी। डिस्कशन किया जाए। मैम खड़ी हो जाइए, खड़ी हो जाइए।
क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए जी। क्वेश्चन नंबर 12, इट इज बी, मतदान का अधिकार। पैसेज पढ़े एक बार, 1 मिनट से अधिक का समय नहीं चाहिए पैसेज में हमें। बैठ जाइए। आप वोट डालती, एक बार वोट डालना आप राष्ट्र हित के लिए क्या समझती? इज ड्यूटी, इज क्या है? ड्यूटी। इसका मतलब जो आपको अधिकार मिला वो अधिकार कैसा है? मतदान का अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट है, ड्यू टू वोट है, ड्यू टू ड्यूटी है। आंसर इज, मैंने आपसे पहले ही कहा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा, का इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा। सुबह से अभी तक 1 घंटे में आज यही समझाया कि जो रिसर्च की बात करेगा वो फंडामेंटल रिसर्च। हाँ सर, नहीं सर, एक ही सीट थी, मैं बाकी मैं ग्रुप पर भेज दूंगा। ठीक, तो इसका मतलब वोट डालना आपकी क्या है? ड्यूटी है। हमारा फंडामेंटल राइट है कि ड्यूटी है? ड्यूटी है। फंडामेंटल ड्यूटी हमारी कितनी है? 11। फंडामेंटल राइट कितने हैं? 6। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 का एक ही हमारा कंक्लूजन है जिसका नाम है क्या? ड्यूटी टू वोट, मतदान का दायित्व। अरे ये तो हर 5-6 साल बार बार आता है, बड़ा बड़ा बैनर लगा होता है कि मतदान करना आपका अधिकार है ना, लेकिन अधिकार नहीं है, कर्तव्य है। वो उनका वास्तव में जो लिख के दे देते हैं ना, जो अधिकार है, वो खुद ही गलत लिख रहे हैं। उसमें सही करने का दायित्व कौन निभाने जा रहा है? आप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर क्या है? आज के बाद एक कतई नहीं करिएगा कि मत देना मेरा अधिकार है, मेरी क्या है? ड्यूटी है। ठीक, अगर आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ा है तो ये बात बिल्कुल आपने पढ़ा होगा। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो जोड़े गए हैं। हमारे मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। 42 अमेंडमेंट हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तब हमारी फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। ठीक, आर्टिकल 51A या 51 का कहता। आप लोग जानते हो पैसेज यहां करोगे, सोच ब्रॉड रखनी पड़ती, कहीं इकोनॉमिक्स से होता है, कभी मैंने पहले कहा। अच्छा, ये हमारा कहां से आ गया? पॉलिटिकल से। और जो पॉलिटिकल है वो हमारा सोशल है। पैसेज में देखिए पॉलिटिकल भी है और है कैसा? सोशल है। अगर सोशल है तो इसका मतलब मेरा भी क्या है? दायित्व है। मेरा भी क्या है? बहुत बढ़िया। मैम, क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर बता दीजिए। ए होगा, बैठ जाइए। ए होगा, डी। ठीक है, आंसर इज डी। उसमें डायरेक्ट, अच्छा डी, डी, डी फॉर डॉल। अच्छा, शुरुआत से लेकर अंतिम तक इतनी बातें डेली लिख रहा हूं। आपको केवल मैं कंप्रिहेंशन कराने में 5 पॉइंट सिखाना चाहता हूं, छठा नहीं। आज एक वो पॉइंट जो आज शुरुआत में लगभग 45 मिनट चर्चा हुई रिसर्च के बारे में, उसके पद के बारे में, स्टेप के बारे में, इसके बाद बार बार चर्चा होती है। यहां पर एक शब्द लिखा है जिसका नाम क्या है? एलिमिनेट मेथड। शुरुआत से लेकर आज तक चर्चा होती है। In a free country, the man who reached the position of leader is usually one of the outstanding character and ability. Moreover, it is usually possible to foresee that he will reach such a position. यहीं से क्वेश्चन निकल आया था हमारा।
क्योंकि लास्ट लाइन में लिखा है वी ऑफ्टन थ्रो द अनहैप्पी स्टेट ऑफ हिज कंट्री। उसने कहा था कि एक जो पॉलिटिकल रीड, अच्छा ये भी हमारा कहां से पैसेज आया, पॉलिटिकल, और पॉलिटिकल में भी कौन सा पॉलिटिकल है, कंट्री से, हमारे देश से संबंधित है। तो यदि कोई तानाशाह होगा, उसने कहा कि वास्तव में एक शब्द है जिसका नाम है पूर्वानुमान लेना। अच्छा कोई नेता क्या पहले से जानता मैं मुख्यमंत्री बनूंगा? कभी नहीं जानता सर। इस पैसेज में डायरेक्ट ऐसा लिखा है, तो इसका मतलब वो इसकी बात नहीं कर रहा है, वो ये कह रहा है कि हां अगर मैं वास्तव में विधायक बन जाऊंगा और विधायक दल का नेता चुना जाऊंगा तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। ये आपको सोचना है, उसको नहीं, पैसेज नहीं करना। ये आपकी थिंकिंग होनी चाहिए कि अगर वो कह रहा है कि भविष्य में मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो ये सोचना किसको है कि आपको, कि इसका मतलब वो विधायक दल का नेता होगा, विधायक सब लोग उसको समर्थित करेंगे, तभी तो मुख्यमंत्री बनेगा। और नीचे लिखा है कि बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू इन द केस ऑफ ना डिक्टेटर। अच्छा डिक्टेटर मतलब क्या होता है? तानाशाही। डिक्टेटर मीन्स क्या होता है? तानाशाही। मतलब अगर नेता बन गया तो मैं अपना हुक्म चलाऊंगा, यही तो कह रहा है। उसने कहा कि अगर वास्तव में मैं क्या बन गया, डिक्टेटर बन गया, तो मैं किसका नियम चलाऊंगा? अपना नियम चलाऊंगा। तो अगर अपना नियम चलाएगा तो उस देश के लिए बात अच्छी होगी कि नहीं? नहीं अच्छी होगी। अगर कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई मुख्यमंत्री अपना नियम चलाए कि तुम सबको कल 1 बजे सो के उठना है, तो देश के लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो उसमें डायरेक्ट ऊपर से 4 लाइन छोड़ देते, चले आते, लिखा था सिंस early in life one can see his qualities of character but this is not always true in the case of the dictator। उसने सीधे सीधे कहा कि वह हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका उत्तर हमारा क्या है? डी। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर मैम कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर 14 बताएं सर। बी। बी इज द राइट आंसर। चलिए एक बार सर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर बी। अच्छा पहला दूसरा डायरेक्ट गलत हो गया, आपने एलिमिनेट वाला विकल्प अगर चुना होता तो पहला मतलब पहला गलत हो गया, सॉरी दूसरा तो सही है, पहला गलत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमारे पैसेज में क्या लिखा था? पैसेज में अगर हमारे लिखा था द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग द टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस दैट इन स्टोर इन द मैनकाइंड इज नॉट ऑफ कोर्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ द मटेरियल ना अमाउंट दिस दैट कैन बी creatively enjoyed by the individual in one of the lifetime in the not great, but there is not the same narrow limit to the possibility of enjoyment of the। सीधे सीधे उसने कहा कि अगर मैं बात करूं, पहले में लिखा था पीपुल ऑलवेज सी द लीजर टाइम इज ए गिफ्ट एंड यूज इन द एक्वायरिंग मोर मटेरियल पोजीशन। फुर्सत के समय को लोग सदैव उपहार के रूप में, ऐसा तो नहीं होता, कहीं भी पैसे नहीं लिखा कि आपको एक दिन की छुट्टी मिल जाए। क्या मिल जाए? एक दिन की छुट्टी। तो कहे आज हमारे जीवन का एक उपहार वाला दिन है। जब तक उपहार मिलता नहीं तब तक उपहार वाला दिन माना। आपकी छुट्टी हो तो आप उपहार वाला दिन मानो, जब आपको कोई देगा उपहार, आज मेरे जीवन का सबसे अच्छा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर बी, क्योंकि बी में लिखा था कि यूज ऑफ लेजर बाय सम पीपल टू प्रोड्यूस न्यू एंड ओरिजिनल थिंग हैज बीन द चीफ सोर्स ऑफ ह्यूमन प्रोसेस। कुछ लोग द्वारा फुर्सत के समय का नूतन मौलिक चीजों के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाना मानव प्रगति का मुख्य क्या है? सोर्स है। यही तो इतनी देर से यही बता रहे हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा। और इनडायरेक्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना? ब्रॉड थिंकिंग के बारे में बात करनी होगी। क्वेश्चन नंबर पैसेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 15 उत्तर बताओ। सी, बोथ 1 and 2। अच्छा भाई बात किया जाए। अच्छा इसके अलावा किसी का है? सबका सी है? ए। अच्छा खड़ी हो जाए मैम, हमें बस इस पैसेज का कंक्लूजन एक लाइन में बता दीजिए। नॉलेज होनी चाहिए। और निष्कर्ष में क्या लिखा है? निष्कर्ष में इसका कंक्लूजन क्या है? जो पैसेज का उत्तर क्या है? सी।
क्वेश्चन पैसेज पढ़िए ईमानदारी से, थोड़ा स्लो पढ़िएगा आराम से। सर शांत रहे। बैठ जाइए। क्वेश्चन में लिखा है कि विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशन हैज बीन मेड। क्या लिखा है? एक तो बात किया किसके बारे में, एक तो बात किया अजम्पशन के बारे में, और एक बात कर रहा है, अगर मैं बात करूं वो इनके बारे में बात करना चाहता है। और यहां साफ साफ लिखा है नॉट स्टेटेड बट एज्यूम टू बी ट्रू। जो सत्य नहीं है उसके बारे में हम एजम्पशन कर नहीं सकते। और उसने ये पैसेज में कहना चाहता है, क्या जो पहले प्राचीन की लड़ाई लड़ी गई थी वर्तमान के लड़ने का तरीका उससे पता लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता। पहले तीर होते थे, भाले होते थे, तलवार होते थे, और आज क्या यही तो कह रहा है बात। अच्छा, मैं अगर इस प्रश्न का कंक्लूजन निकालना होता तो आपका उत्तर एकदम क्या था? सही था। लेकिन निकालना क्या है? एजम्पशन। एजम्पशन मतलब मैंने कल भी कहा कि आप पास बर्थडे के लिए कार्ड आया, उसमें लिखा था चाइनीज खाना मिलेगा, फिर भी आपने दो एजम्पशन बना के जा रहे हैं। पहला तो गिफ्ट लेकर जा रहे हैं, दूसरा पता है बर्थडे है तो केक मिलेगा ही मिलेगा। उसमें कहीं नहीं लिखा था कार्ड में। वो बढ़िया था, पैसेज अच्छा था, लेकिन उसने आपको बनाना क्या था? एजम्पशन। एजम्पशन का मतलब है जो प्राचीन काल में लड़ाई लड़ी गई थी, जो वर्तमान में लड़ी जा रही, क्या उससे कोई लाभ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। आज तो एक बटन दबाएंगे दूसरा देश गायब हो जाएगी, यही तो है। तो एजम्पशन का मतलब क्या है? जो ये पैसेज हमारा है इसका वर्तमान में क्या मीन्स है? तो वर्तमान में क्या पहले की लड़ाइयों से वर्तमान की लड़ाई में कोई लाभ मिलेगा? पहले तो सिकंदर के पास 4 लाख सेना होती थी, 1 लाख घोड़े होते थे, 50,000 हाथी होते थे, लेकर चलते थे पैदल, पता चला यूनान से भारत पहुंच गए। और अब अगर यूनान से भारत को जाना हो तो कितना मिनट लगाएंगे? 6-7 मिनट में गायब। हाँ, तो बात हम जैसे इसकी करेंगे तैसे इस बात को हम क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। और अगर क्वेश्चन समझना है, यही बात मैं परसों वाले क्लास में ऐसा हुआ था, उत्तर तो आपका सही था, लेकिन आपने अगर ये कहता कि टोन ऑफ दिस पैसेज, तब बढ़िया था, तब तो ठीक था। अगर कह देता टोन ऑफ दिस पैसेज, तब तो उत्तर सही था। 1 और 2 दोनों क्या है? सही है भाई। लेकिन क्वेश्चन क्या करा? एजम्पशन ऑफ दिस पैसेज। सब उल्टा हो गया। एजम्पशन मतलब आपको बनाना है, इसमें दिया नहीं है। आपको क्या बनाना है? जो प्राचीन काल में हमारी लड़ाई हुई है, क्या वर्तमान लड़ाई से कुछ सीखा जा सकता? उस लड़ाई से कुछ सीख सकते हैं? अगर उससे सीखने जाएंगे तो हम गायब हो जाएंगे ना। कुछ आप समझिए, ऐसे प्रश्न आपके सिविल मतलब आपको एकदम कंफर्म है, पैसे समझ में आ गया। पैसे समझने के बाद जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चन में ये मिलेगा भैया, मैंने पहले कहा, बार बार यही कह रहा हूं, मेन आइडिया या क्रक्स, पर्पस क्या है, इन्फ्लुएंसेस क्या है, एजम्पशन क्या है, कंक्लूजन क्या है, इंप्लीकेशन क्या है, कोलोरी क्या है, असर्टन क्या है, और टोन क्या है, कोलोबरेट क्या है। इस बात को ध्यान देना। ये बात सबके पास लिखा होना चाहिए। लिखा है आपके पास, रिवर्स रीडिंग कर सकते हो अगर आपको ना समझ में आए। मैं देखो पूरा पैसेज कभी नहीं पढ़ता हूं, ऊपर 3 लाइन पढ़ा, बीच में छोड़ देता हूं, फिर नीचे पहुंच जाता हूं, क्योंकि क्वेश्चन पे हाँ पूरा पैसेज पढ़ने की, आप जिस दिन आपको ज्यादा से ज्यादा रीडिंग कर लोगे आपको खुद पता है, अच्छा कोई मतलब ही नहीं पूरा पैसेज पढ़ने का। इतना समय नहीं होगा कि आप पास हर पैसेज पूरा पढ़ के देखें ना। आप ऊपर थीम पढ़े, थीम करने में क्वेश्चन पे जाए, क्वेश्चन से वापस कहां पहुंच जाए, उस क्वेश्चन में क्या जो हमारा निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, क्या उसमें कहीं ऐसा वर्ड लिखा है, अंडरलाइन कर ले।
क्वेश्चन नंबर जो हमारा 16 का उत्तर बता दो। 16 का उत्तर क्या है? अच्छा, which one of the following in the best explanation of above passage? आंसर इज ए, आंसर इज ए। चलिए इसके अगला 17 नंबर क्वेश्चन उत्तर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर, which among the following the most logical, अच्छा फिर रेशनल आ गया, एक शब्द क्या लिखा है? मोस्ट रेशनल एंड क्रिटिकल इन्फ्लुएंसेस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अबव पैसेज। 17 का उत्तर बताइए। सी, 17 का उत्तर सी। 18 का उत्तर है which among the following the most logical and, हाँ आंसर इज बी। 18 का उत्तर इज बी। 19 का उत्तर क्या है? 19 का ए। 20 का सी। 20 का उत्तर कौन सा सही है? सी। कितने सही हो गया? तो ज्यादा सही हो गया। जो 16 क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया मैम? अच्छा 16 क्वेश्चन लिखा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अबव पैसेज। बिल्कुल ये कंक्लूजन है ना। और कंक्लूजन में क्या होता है? जो पैसेज में होता, ये पहले दिन पढ़ाए थे कि स्टेटमेंट इज पॉजिटिव सो कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, स्टेटमेंट इज नेगेटिव सो कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। अगर कथन सकारात्मक है तो उत्तर क्या होगा? सकारात्मक। कथन नकारात्मक, उत्तर क्या होगा? नकारात्मक। ठीक है, बाकी ये मैं सीट दोबारा आपको भेज दूंगा, पहले वाले के उत्तर में भिजवा दूंगा। अगर किसी को डाउट हो तो अगली क्लास में जो मुलाकात करोगे तो पूछ लेना। ठीक है, चलिए थैंक यू, धन्यवाद। भिजवा दो, भिजवा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम कभी रेशनल करते हैं तो हम वैल्यू ऐड हो जाते हैं, और जब वैल्यू ऐड हो जाती है, ये दे दीजिए, जब वैल्यू हमारे ऐड हो जाते हैं तो हम स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते। जब कभी वैल्यू ऐड होगा